हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हनीड्यू मैथ स्टडी पे। साथियों, जैसे आपको पता है कि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से जो है हम वीडियो जो है कंटिन्यू नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अब जो है कोई आपको दिक्कतें नहीं होंगे, प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेगा। चलिए अगला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो है 4 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। तो आप लोग सभी लेक्चर को शुरू से देखते आइए, बीच में जंप करके आएंगे समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुरू से वीडियो को देखते आइए। जितना ही शुरू से देखेंगे वीडियो उतना ही आपको आनंदमय लगेगा, अच्छा लगेगा, समझ में कॉन्सेप्ट आएगी। बीच में आएंगे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी, आप जो है जंप करते रह जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है मूल अंश या मूल प्रभाज। मूल अंश या मूल प्रभाज आज हम लोगों को पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बाबू, मूल अंश या मूल प्रभाज किसको कहते हैं? ठीक है, तो आप जैसे कि पता है कि विलयन में 2 घटक होते हैं, हमने बताया था। विलयन में हम लोग इस चैप्टर में जो है द्विअंगीय विलयन पढ़ रहे हैं, और इस द्विअंगीय विलयन में हम लोग कितने घटक पढ़ेंगे बाबू? 2 घटक पढ़ेंगे। एक हमारा विलय होगा और दूसरा हमारा क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है बाबू, तो चलिए, तो अगर हम देखेंगे मूल प्रभाज जो है या मूल अंश जो है किसका होता है, तो किसी एक घटक का होता है। किसी एक घटक का होता है। तो डिफिनीशन कैसे देंगे? तो कहेंगे किसी एक विशेष घटक का, यानी किसी विलयन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन की मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या कहलाता है हमारा बाबू? मूल प्रभाज या मूल अंश कहलाता है। मूल प्रभाज या क्या कहलाता है? मूल अंश। फिर से मैं बता देता हूं, किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यानी चाहे विलय हो चाहे क्या हो, विलायक। तो एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात जो है वही क्या कहलाता है बाबू? हमारा विलयन का मूल प्रभाज या मूल अंश कहलाता है। मूल प्रभाज या क्या कहलाता है बाबू? मूल अंश कहलाता है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मूल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बाबू? x से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम मूल अंश किसका निकाल रहे हैं? विलायक का। किसका निकाल रहे हैं बाबू? विलायक का। तो विलायक का मूल अंश इक्वल टू क्या होता है हमारा? तो वो होता है विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटा क्या हो जाता है हमारा? विलयन में क्या क्या पाया जाता है? Na और Nb, यानी विलायक के मोलों की संख्या प्लस का विलय के मोलों की संख्या, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है? तो इनका अनुपात ही मूल प्रभाज कहलाता है। इनका अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा? मूल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो है अगर हम देखें कि एक्स बी इक्वल टू, किसका बात कर बाबू? एक्स बी इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? तो सेम ऐसे ही होगा, यानी आ जाएगा एन बी अपन क्या आ जाएगा बाबू? एन ए प्लस क्या आ जाएगा? एन बी आ जाएगा। एक्स बी का मतलब क्या हो गया बाबू? यानी विलय का मूल प्रभाज। क्या आ गया ये? विलय का मूल प्रभाज। ये किसका हो गया? विलायक का मूल प्रभाज। ये किसका हो गया बाबू? विलय का मूल प्रभाज। ठीक है, चलिए एक स्टार वाली बात समझ लेते हैं हम लोग। स्टार की बात क्या है कि किसी भी विलयन का चाहे वो द्विअंगीय हो, त्रिअंगीय हो, चतुर्थअंगीय हो, जितनी अंगीय हो, ठीक है, सभी विलयन का जो है अगर उनके मूल प्रभाज की बात किया जाए तो किसी भी विलयन का जो मूल प्रभाज होता है वह 1 के बराबर होता है। किसी भी विलयन का मूल प्रभाज कितना के बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स ए बी वो कितने के बराबर होता है बाबू? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब यहां पे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कैसे हम प्रूफ करेंगे कि 1 के ही बराबर होता है, कैसे हम प्रूफ करेंगे कि 1 के बराबर ही होता है, तो चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? प्रमाण देखते हैं। प्रमाण समझ लीजिए। प्रमाण की अगर बात करें कि कैसे हम सिद्ध कर देंगे कि किसी भी विलयन का मूल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है, तो उसके लिए समझिए यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं बाबू कि विलियन, क्या जानते हैं बाबू, विलियन बराबर हमारा क्या होता है बाबू, विलेय होता है। क्या होता है, विलेय प्लस क्या होता है बाबू, विलायक होता है। विलेय प्लस क्या होता है बाबू, विलायक होता है। समझ में आ रही है बात। अब यहां पर समझिए, हमसे पूछा गया है कि किसी विलयन का मूल प्रभाज कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर विलयन की मूल प्रभाज, विलयन की मूल प्रभाज, विलयन की मूल प्रभाज, विलयन के मूल प्रभाज, विलयन के मूल प्रभाज, ये मूल प्रभाज किसके बराबर बताया हमने बाबू, एक्स ए बी के बराबर बताया। किसके बराबर बताया बाबू, एक्स ए बी के बराबर बताया हमने। ठीक है, यानी एक्स ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स ए बी का मतलब ये हो जाएगा एक्स ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू, एक्स बी हो जाएगा। एक्स ए प्लस एक्स क्या हो जाएगा, बी। अब चूंकि यहां पर देखिए एक्स ए का मान यही निकाले ना जी, यही हमको पता है। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, एन ए अपान क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, प्लस का एक्स बी का मान देखिए यही निकालते हैं ना। चलिए एन बी अपान क्या हो जाएगा बाबू, एन ए प्लस क्या हो जाएगा, एन बी। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जब दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। एन ए और क्या आ जाएगा बाबू, एन बी। यहां पर जोड़ लेंगे तो एन ए प्लस क्या आ जाएगा बाबू, एन बी। क्यों जोड़ लिए, क्योंकि दोनों का देखिए जो है इसका डिनोमिनेटर सेम है। जब हर सेम रहता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, अंश को क्या कर लेते हैं बाबू, जोड़ लेते हैं। और दोनों ये बराबर है तो कट जाएगा, तो कितना के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। यानी एक्स ए बी का जो मान आया वो कितना के बराबर आया बाबू, 1 के बराबर। जो कि आपको पहले ही हम बता दिए कि किसी विलयन का जो मूल प्रभाज आता है वो कितना के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। एक और बात आपको बता देते हैं यहां पर कि अगर किसी एक घटक का पूछा जाएगा, सुनिए ध्यान से, अगर किसी एक घटक का पूछा जाएगा बाबू, किसी एक घटक का, चाहे विलेय का पूछा जाए चाहे विलायक का पूछा जाए, तो किसी एक घटक का, किसी एक घटक का, एक घटक का मूल प्रभाज, का मूल प्रभाज कितना के बराबर होता है बाबू, 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है बाबू, कम होता है। यानी अगर कोई मूल प्रभाज, कोई विलयन है और उसमें एक घटक का मूल प्रभाज हमको पता है तो दूसरे का आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला आपका जो है अगर मान लीजिए 0.5 है या मान लीजिए 0.35 है तो दूसरा आपका कितना हो जाएगा, 0.65 तो आपका मूल हो जाएगा। ठीक है, यानी हमेशा दूसरा वाला जो है 1 से क्या होगा, कम होगा। 1 से क्या होगा बाबू, कम। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब जब भी पूछा जाएगा आपसे कि मूल प्रभाज जो है बताइए, कि जो है अगर एक घटक का पूछा जाए तो वो दूसरे घटक से क्या होगा बाबू, तो हमेशा वो क्या होगा, 1 से कम होगा। 1 से क्या होगा बाबू, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अगला जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, देखिए इसको मिटाते हैं हम लोग थोड़ा जो, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है नॉर्मलता। क्या बाबू, नॉर्मलता। नॉर्मलता किसको कहते हैं ये समझना है। ठीक है, ये भी आपका जो है बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी टॉपिक है। ठीक है बाबू, यानी कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जाइए, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, क्या पूछा जाएगा बाबू, नॉर्मलता किसे कहते हैं। तो कहेंगे किसी विलयन, किसी विलयन के 1 लीटर में, या कहेंगे 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या को, ग्राम तुल्यांक संख्या को, या कहेंगे विलेय के तुल्यांक को, विलेय के तुल्यांक को। फिर से सुन लीजिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक को, विलेय के तुल्यांक को, या कहेंगे ग्राम तुल्यांक संख्या को, ग्राम तुल्यांक संख्या को क्या कहते हैं बाबू, नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे डिनोट किया जाता है बाबू, एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, एन से। यानी एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू होता है विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांक, विलेय का क्या होता है बाबू, तुल्यांक। ठीक है, विलेय का क्या होता है बाबू, तुल्यांक। अब बटा विलयन का क्या होता है, आयतन, विलयन का क्या होता है बाबू, आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का क्या लिखा जाता है बाबू, आयतन। वो भी किस में, लीटर में। किस में लिखा जाता है, लीटर में। इसको डिनोट कैसे किया जाता है,
इसको अगर हम बात करें तो इसको लिखा जाता है ईबी। क्या लिखा जाता है बाबू? ईबी। ठीक है, आपान क्या लिखा जाता है? विलेय का आयतन को भी से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है बाबू? भी से। अगर हम बात करें ईबी इक्वल टू क्या होता है? ईबी इक्वल टू, तो इसके बराबर लिखा जाता है डब्ल्यू बाई कैपिटल ई। ई माने होता है तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या होता है बाबू? ई का मतलब होता है तुल्यांकी भार। क्या लिखा जाता है? तुल्यांकी भार लिखा जाता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़े तो डब्ल्यू बाई क्या आ जाएगा बाबू? ए इंटू क्या आ जाएगा बाबू? भी। वो भी किसमें? लीटर में। किसमें आ जाएगा बाबू? लीटर में। इसको और जब हम तोड़ेंगे यानी इस लीटर में तो हमें क्वेश्चन आएगा नहीं, हमें क्वेश्चन किस में आएगा? वो आएगा एमएल में। किस में आएगा बाबू? एमएल में। तो इस लीटर को जब एमएल में बदलेंगे तो वो कितना से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू? 1000 से। कितना से हो जाएगा? 1000 से। और ई इंटू क्या आ जाएगा बाबू? भी। यानी कैपिटल एन इक्वल टू जो है, कैपिटल एन इक्वल टू हमारा जो फार्मूला आता है वो आता है डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ए इंटू भी आता है। ठीक है बाबू, ये हमारा था नॉर्मल था। क्या था बाबू? नॉर्मल था। तो कल की हम लोग की जो क्लास होगी इन सभी जो है सांद्रता पर, जो भी सांद्रता ज्ञात करने की विधियां हैं उस पर न्यूमेरिकल की क्लास होगी, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे संबंधित, उसी पर क्लास होगी। तो साथियों सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं फनी केमिस्ट्री। क्या पढ़ाते हैं? फनी केमिस्ट्री, द स्मार्ट केमिस्ट्री। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।